हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज भारती और स्वागत करता हूं आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं और आज मौलिक अधिकार से संबंधित दूसरा पाठ है उसका। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच को कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 में कहा गया है जो है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये क्या है? सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। हम लोग 4 अनुच्छेद के बारे में बोले थे कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, 15, 16, 19, 29। तो अनुच्छेद 16 भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19(1) में भारतीय नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। किसको? भारतीय नागरिक को। कौन कौन सा है? तो पहले है अनुच्छेद 19(1) का। इसमें क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। इसमें अनुच्छेद 19(2) के अनुसार प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 19(1) का में दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है अनुच्छेद 19(2) के अनुसार। किस किस आधार पर? तो देश की प्रभुत्ता एवं अखंडता के आधार पर, राज्य की सुरक्षा के हित में, न्यायपालिका का अपमान करने पर, मानहानि पे, शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में, लोक व्यवस्था के हित में और अपराध उत्पीड़न के संबंध में। इन सारे आधारों पर हमें अनुच्छेद 19(1) का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ और विषय को मौलिक अधिकार माना है। तो क्या क्या माना है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत आएगी, जो मौलिक अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानने का अधिकार या सूचना प्राप्त करने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, धरना या प्रदर्शन करने का अधिकार, किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करने का अधिकार और मतदाता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ये जो अधिकार दिए गए हैं, इसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी मौलिक अधिकार माना है और इसको भी अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 19(1) ख में कहा गया है शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) ख में क्या है कि शांतिपूर्ण ढंग से और बिना हथियार के हम लोग कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) ग, इसमें क्या प्रावधान है? तो संगठन एवं संघ बनाने का अधिकार। इसमें क्या दिया गया है कि हम लोग संगठन और संघ बना सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) घ में दिया गया है भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने का अधिकार। हम लोग किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं। और अंगों में है कि किसी भी क्षेत्र में रहने और बस जाने का अधिकार। घ में हम लोग आ जा सकते हैं और अंगों में है कहीं भी जाकर बस सकते हैं और रह सकते हैं। और अनुच्छेद 19(1) छ में है जीवित रहने के लिए किसी भी कारोबार, व्यवसाय या जीविका के साधन अपनाने का अधिकार। यानी कि अनुच्छेद 19(1) छ में दिया गया है कि हम लोग अपना जीवन अर्पण करने के लिए, जीविका चलाने के लिए किसी भी कारोबार को अपना सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) च नहीं है क्योंकि उसमें संपत्ति से संबंधित अधिकार था, जिसको यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 20 में क्या कहता है? ये जो है व्यक्तियों को अपराध सिद्ध के संदर्भ में बचाव सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी घोषित हो चुका है तो उसको भी कुछ सुरक्षा दिया गया है, उसके बारे में है क्या? तो अनुच्छेद 20(1) में कहा गया है कि कोई भी दंडनीय कानून भूतल श्री से लागू नहीं होगा। भूतल श्री कहने का मतलब हुआ प्रारंभ से लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति एक अपराध किया है और उसको दंड दे दिया गया है तो बाद में उसी अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता है। और 20(3) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को युद्ध के विरुद्ध खुद के विरुद्ध गवाह नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाह नहीं दे सकता। यह अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 21 में क्या है? सभी व्यक्तियों को उनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्या की गई है? कि सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार है, इसलिए उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसे केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही वंचित किया जा सकता है। तो ठीक है, इसमें क्या हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में कुछ और मौलिक अधिकार को भी रखा है, जैसे एकांतता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में है। विदेश जाने का अधिकार, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार। ये 5 अधिकार जो हैं इसको सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना है। 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया था और इसमें अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया।
और जिसमें कहा गया कि शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है और 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, कौन शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार माना गया है। किसका, बच्चों का, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं। इसी आधार पर 2009 में राइट टू एजुकेशन बनाया गया था, जिसे 2010 में लागू किया गया है। अनुच्छेद 21 जो है वो सभी मौलिक अधिकारों का मौलिक है, मतलब सबसे अच्छा मौलिक अधिकार, सभी मौलिक अधिकारों का ये मौलिक है। ये भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। और अनुच्छेद 22 में आते हैं। यह अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद में गिरफ्तारी एवं रोक कर रखने से संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, गिरफ्तारी एवं रोक कर रखने से संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि अनुसार वंचित किए गए व्यक्ति को अनुच्छेद 22 में संरक्षण दिया गया। यानी कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो विधि है उसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को वंचित किया गया है तो उसको अनुच्छेद 22 में संरक्षण दिया गया है। संसद और राज्य को अनुच्छेद 22 के द्वारा अपराध होने से पहले ही रोकने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। संसद और राज्य को क्या है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत अपराध होने से पहले भी रोकने के लिए वो कानून बना सकता है। और इस आधार पर और इस कारण इसे निरोधक कानून कहा गया है। निरोधक कानून कहते हैं जो समवर्ती सूची का विषय है। इसी के अंतर्गत संदेह के आधार पर गिरफ्तार किए जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम लोग गिरफ्तार कर सकते हैं और उसे 3 महीनों तक जेल में रखा जा सकता है, सिर्फ इस आधार पर, शक के आधार पर। अनुच्छेद 22 में निम्न प्रकार का संरक्षण है। क्या है, आरोपी को गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार। अगर कोई आरोपी है तो उसको अधिकार है कि वो अपनी गिरफ्तारी की वजह जान सके। अपनी सुरक्षा के लिए वकील सहायता लेने का अधिकार, उसे वकील रखने का अधिकार दिया गया है। और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा, मतलब 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय लेना होगा। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि यात्रा में लगे समय और छुट्टी के दिन को शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को शनिवार को गिरफ्तार किया जाएगा तो रविवार को नहीं बल्कि सोमवार को उसको अदालत लेगा जाएगा और आने जाने में जो समय लगेगा उसको गिनती नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 23 बेरोजगारी, ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है 23-24। इसमें अनुच्छेद 23 में है बेगारी और बलपूर्वक कराए जाने वाली कार्य से रोकता है, कि यानी कि बेगारी और बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते हैं। संसद ने इसी अनुच्छेद के आधार पर बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 लागू किया है। कौन सा अधिनियम, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। किसके आधार पर, अनुच्छेद 23 के आधार पर। अनुच्छेद 23(2) के आधार पर राज्य चाहे तो इसके इच्छा के विरुद्ध सेवा ले सकता है। राज्य को यह अधिकार है कि वो चाहे तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध सेवा ले सकता है। यह अनुच्छेद 23 था। और अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकारों में अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिम भरा कार्य में लगाने से रोका गया है। यानी कि अगर किसी बच्चे की आयु 14 वर्ष से कम है तो उसको किसी भी जोखिम भरा काम में नहीं लगा सकते हैं। इस अनुच्छेद का सहारा लेकर संसद ने बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 बनाया है, लागू किया है, जिसे 2006 में संशोधन के पश्चात अब होटल, दुकान या घरों में 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। यानी कि अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को न सिर्फ जोखिम वाले स्थानों पर बल्कि होटल में, दुकान में, घरों में भी काम पर नहीं लगा सकते हैं। अब अनुच्छेद 25 से 28 जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। तो इसमें अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 25 के आधार पर क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने अंतःकरण मन से किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 25(1) के द्वारा इस अधिकार को 3 आधार पर प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। किस, लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के विकास पर और स्वास्थ्य के आधार पर। ये 3 आधार पर क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 26 में कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार धार्मिक या सांप्रदायिक संगठनों को दिया गया, ना कि व्यक्तियों को। यानी कि जो भी धार्मिक कार्य का जो प्रबंधन है वो किसी भी व्यक्ति को न देकर पूरे संगठन को दिया गया है। अनुच्छेद 26 में व्यक्ति द्वारा स्थापित संगठन जैसे आर.के. मिश्र को मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्या है, मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन संसद, न कि संसद के कानून के द्वारा स्थापित संगठन को। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी संगठन को स्थापित किया तो उसको मौलिक अधिकार प्राप्त होगा, जैसे आर.के. मिश्र। लेकिन अगर संसद ने किसी संगठन को स्थापित किया तो उसको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अनुच्छेद 27
यह अनुच्छेद किसी धर्म के उत्थान के लिए दिए जाने वाले धन को कर से अलग करता है। यानी कि अनुच्छेद 27 में कहता है कि अगर हम किसी भी धर्म के उत्थान के लिए जो धन देते हैं तो उस पर कर नहीं लगेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 के द्वारा राज्य निधि से पोषित किसी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षाओं को दिए जाने से रोकता है और धार्मिक कर्मकांडों में किसी दूसरे धर्म के लोगों को उपस्थित होने की बाध्यता से मुक्त करता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि अगर राज्य निधि से कोई भी संस्था पोषित हो रहा है, शैक्षणिक संस्थान हो रहा है, तो वहाँ पे ना तो कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और धार्मिक कर्मकांड में दूसरे धर्म के लोगों को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 28 कहता है। अब राज्य निधि से पोषित होने वाला कौन शैक्षणिक संस्थान है? जैसे सरकारी विद्यालय हो गया, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हो गया, सरकारी विद्यालय हो गया, निजी एवं या ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाने वाला विद्यालय, ये सब विद्यालय में नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 क्या करता है? अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29(1) के द्वारा भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 29(1) के अंतर्गत। अनुच्छेद 29(2) किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। कहता है 29(2) में कि किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 29। अब आते हैं अनुच्छेद 30। यह अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए है। भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उसका प्रबंध करने का पूरा अधिकार दिया गया। यानी भाषा और धर्म के आधार पर कोई भी अल्पसंख्यक समूह है तो उसको अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने और उसका प्रबंध करने का पूरा अधिकार देता है। अब अनुच्छेद 32 में आता है। 31 क्योंकि वो संपत्ति से संबंधित अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। 32 इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, क्या कहा था? कि यह भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा है। अनुच्छेद 32 जो है वो क्या है? भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा है। अनुच्छेद 32 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को आदेश, निर्देश और रीट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय को आदेश, निर्देश और रीट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। ठीक है। अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के अलावा अन्य बातों के लिए भी रीट जारी कर सकती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकती। यानी कि देखिए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकती है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकती है, और अनुच्छेद 226 में ये भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकार के अलावा भी रीट जारी कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता। रीट जारी करने के अधिकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 139 कहता है कि अगर संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय को भी ऐसा अधिकार दे सकता है। ये संसद पर डिपेंड करता है। अनुच्छेद 32 के आधार पर 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला है बंदी प्रत्यक्ष कर रीट। क्या है? बंदी प्रत्यक्ष कर रीट। टू अपीयर द बॉडी, रीट ऑफ हैबस कॉर्पस। इंग्लिश में भी इसको याद रखना होगा क्योंकि इंग्लिश में भी पूछता है। परमादेश रीट, रीट ऑफ मैंडेमस। तीसरा प्रतिषेध रीट, रीट ऑफ प्रोहिबिटेशन, उत्प्रेषण रीट, रीट ऑफ सर्टियरी और अधिकार परीक्षा रीट, रीट ऑफ कोवारेंटो। ये 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं अनुच्छेद 32 के आधार पर। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट क्या होता है? बंदी को न्यायालय के सामने हाजिर करो। मतलब क्या होता है कि बंदी को क्या करो? न्यायालय के सामने हाजिर करो। यह रीट तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाकर रखा गया हो, चाहे व्यक्ति हो या राज्य। किसी को भी हम अगर बंदी बनाकर रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसको न्यायालय के सामने हाजिर करो। परमादेश रीट क्या होता है? मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ये कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है। किसके विरुद्ध? कार्यपालिका के विरुद्ध। यह रीट तब जारी किया जाता है जब किसी को कानून के द्वारा कोई अधिकार प्राप्त है और वह उसका पालन नहीं कर रहा हो। यानी कि किसी को कोई अधिकार दिया गया है और अगर वो उसका पालन नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? रीट जारी होगा। वो कौन सा रीट? परमादेश रीट। मतलब वो आदेश देगा। प्रतिषेध रीट मतलब रोक दिया जाए। यह रीट तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक या अर्ध न्यायिक संगठन अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर काम करते हैं। मतलब अगर किसी भी न्यायालय या न्यायिक या अर्ध न्यायिक संगठन को कोई अधिकार दिया गया और वो उस अधिकार से भी आगे बढ़कर काम कर रहा हो तो उसको कहता है रोक दिया जाए, प्रतिषेध रीट जारी किया जाता है।
अब चौथा है उत्प्रेषण रीट, मतलब तुरंत सूचित करो। ये कब होता है? तो अगर कोई न्यायालय या न्यायिक या अर्ध न्यायिक संगठन अपने अधिकार से बढ़कर निर्णय सुना दिया है और तब उसके बाद उत्प्रेषण रीट जारी किया जाएगा और बोलेगा, अगर तुम सुनाने के बाद बोलेगा तुरंत हाजिर करो, मतलब तुरंत सूचित करो आगे वाले ऊपर वाला न्यायालय। अधिकार परीक्षा रीट क्या होता है? तो आपका क्या अधिकार है, इसमें क्या है, आपका क्या अधिकार है, आपका क्या अधिकार है। यह रीट तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है और वह उस अधिकार का प्रयोग कर रहा हो, तब ये रीट जारी किया जाता है। नोट करने वाली बात यहाँ है कि जो ये चौथा उत्प्रेषण रीट और पांचवा जो अधिकार परीक्षा रीट है, ये न्यायिक या अर्ध न्यायिक संगठनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। किसके विरुद्ध? न्यायिक और अर्ध न्यायिक संगठनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। अब अनुच्छेद 33 में आते हैं। यह अनुच्छेद जो 33 है 13(2) का अपवाद है। अनुच्छेद 13(2) का अपवाद है। अनुच्छेद 33 के आधार पर संसद को यह अधिकार है कि वह निम्नलिखित लोगों के मौलिक अधिकार को किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्बंधन लगा सकती है। यानी कि 33 में दिया गया है कि संसद चाहे तो किसी भी मौलिक अधिकार को किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए रोक सकती है, उससे छीन सकती है। जैसे सशस्त्र बलों के सदस्यों का मौलिक अधिकार को छीन सकती है, लोक व्यवस्था को बनाए रखने में लगे बल के सदस्यों को, या इंटेलिजेंस ब्यूरो के सदस्यों, या इस प्रकार के संगठन के सदस्यों, या आईबी जैसे संगठनों के लिए संचार व्यवस्था में लगे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को केवल संसद कानून बनाकर रोक सकती है। इन लोगों का अधिकार को वो मौलिक अधिकार को छीन सकती है। अनुच्छेद 34, जब राज्य में सेना विधि लागू हो, कौन सा विधि? सेना विधि लागू हो, तो वैसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट व्यक्ति जो इस व्यवस्था को बनाए रखने में लगे हुए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए संसद कानून बना सकती है और ऐसे समय में सेना द्वारा लागू किए गए दंडादेश या अन्य आदेश संसद विधि मान्य कर सकती है। यानी कि अगर कहीं भी किसी भी राज्य में सेना विधि लागू हो तो उसके द्वारा जो भी क्षतिपूर्ति होगा उसका संसद कानून बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति करेगा और उस समय सेना जो भी नियम लागू करेगा संसद उसको विधिमान्य कर सकता है। यह अनुच्छेद 34 कहता है। अनुच्छेद 35, यह अनुच्छेद संसद को ऐसे विषयों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है जिसे संविधान ने अपराध घोषित किया हो। यानी कि अनुच्छेद 35 में क्या क्या है कि संसद को ऐसे विषयों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है जिसे संविधान ने अपराध घोषित किया हो। जैसे अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, इस सब के लिए क्या कर सकता है? संसद कानून बना सकता है। किस आधार पर? अनुच्छेद 35 के आधार पर। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने मौलिक अधिकार को आज समाप्त कर लिया है। कल से हम लोग राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें। धन्यवाद।